सच्ची घटना पे बनाई गई ये फिल्म जिसका नाम है एल्केट्राज़। एल्केट्राज़ एक जेल होती है जो कि एक वीरान से समुद्र के बीच एक टापू पर बनी होती है जहां से आज तक कोई भी भागकर नहीं जा पाया। कहानी फ्रैंक मॉरिस नाम के एक खूंखार अपराधी से शुरू होती है जो कि किसी भी जेल से भागने में माहिर था और यहाँ पर इसीलिए उसे एल्केट्राज़ में भेजा जाता है जो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल होती है। और जाने से पहले उसकी अच्छे से तलाशी की जाती है ताकि वो सेल में अपने साथ कुछ न लेकर जा सके और फिर उसे उसके सेल में बंद कर दिया जाता है जहां अब उसे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी होगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक कैदी से होती है जिसने एक चूहे को अपने साथ पाल रखा था। लिटमस से बात करते समय फ्रैंक नोटिस करता है कि एक कैदी जिसका नाम वोल्फ होता है वो फ्रैंक को चिढ़ा रहा था। फ्रैंक उसे नजरअंदाज कर देता है और लिटमस से बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को वार्डन जेल के नियम बताने के लिए अपने पास बुलाता है जहां उसे वार्डन धमकाते हुए समझाता है कि एल्केट्राज़ से जिस कैदी ने भी भागने के बारे में सोचा या तो वो डूबकर मर गया या फिर गार्ड्स ने उसे गोली मार दी। यहाँ पर हम जानते हैं कि आज तक कोई यहाँ से नहीं भाग पाया। इसी दौरान फ्रैंक वार्डन के रूम से एक नेल कटर चुरा लेता है। फ्रैंक जानता था कि एल्केट्राज़ जैसी खतरनाक जेल से निकलने के लिए छोटी से छोटी चीज भी उसके काम आ सकती है, तो वो अपने सेल में आकर नेल कटर को अपनी बाइबल में छिपा देता है और फिर नहाने के लिए चला जाता है जहाँ एक बार फिर से उसे वोल्फ मिलता है। एक बार फिर से वोल्फ उसे तंग करने लगता है। इस बार फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो उसकी अच्छे से धुलाई करता है और उसे एक अच्छा सबक सिखा देता है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि उस हादसे की वजह से सभी कैदी अब उससे डरने लगे थे क्योंकि उसने जेल के सबसे खतरनाक कैदी को मारा था। एक दिन फ्रैंक लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से होती है। इंग्लिश भी वहाँ उम्र कैद की सजा काटने के लिए आया था। उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी और वो खुद को किताबों में बांध कर रखता था। इसीलिए फ्रैंक और उससे अच्छी दोस्ती बन जाती है और दोनों आपस में काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम डॉक होता है। वह एक अच्छा आर्टिस्ट था, इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग में ही बिताता था। उसका मानना था कि एल्केट्राज़ जैसी खतरनाक जेल में रहकर कोई भी इंसान पागल हो सकता है, इसीलिए वो पेंटिंग किया करता था। एक दिन गार्ड फ्रैंक के पास आकर उसे कारपेंटर की नौकरी के लिए बताता है जिसके लिए उसे हर घंटे के लिए 15 सेंट मिलेंगे। देखते देखते कई दिन गुजर गए। एक दिन जब सभी कैदी जेल से बाहर थे तभी वोल्फ वापस आ जाता है एक हथियार के साथ। इस बार वो फ्रैंक को जान से मारना चाहता था पर वोल्फ को देखते ही डॉक फ्रैंक को अलर्ट कर देता है जिससे फ्रैंक इस हमले से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतने में ही एक गार्ड बीच में आता है जिस पर वोल्फ अपने चाकू से हमला कर देता है जिसकी वजह से दोनों को डी ब्लॉक में भेज दिया जाता है जो कि सिर्फ खूंखार कैदियों को टॉर्चर करने के लिए बनाई गई थी। जहां पर फ्रैंक को 2 हफ्तों के लिए ही रखा जाता है और उसे काफी टॉर्चर करने के बाद उसकी सेल में वापस से भेज दिया जाता है। जैसे ही फ्रैंक अपनी जेल में पहुंचता है तभी उसका दोस्त लिटमस अपने चूहे को भेजकर उसका स्वागत करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया कैदी आया था जिसका नाम चार्ली था जो कि एक बड़ी चोरी के जुर्म में यहाँ पर लाया गया था। उसकी भी फ्रैंक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वार्डन बिना किसी को खबर किए सबकी सेल की तलाशी ले रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं वार्डन को डॉग के कमरे से उसकी पेंटिंग मिलती है जो कि उसे पसंद भी आती है, लेकिन अगले ही पल वो डॉग की सभी पेंटिंग का सामान हटा देने का ऑर्डर देता है। ऐसा जानकर डॉग पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसे पेंटिंग से प्यार था। फ्रैंक कई बार डॉग को दिलासा देने की कोशिश करता है लेकिन डॉग टूटा हुआ था और एक दिन काम करते समय डॉग अपने हाथ की उंगलियों को खुद ही काट लेता है जिसे देखते ही डॉग को काफी ज्यादा शौक लग जाता है और वो तुरंत ही बाकी के गार्ड्स को बुलाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक को ये हादसा देखने के बाद बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसी रात फ्रैंक निराश होकर अपने सेल में बैठा था और नोटिस करता है कि एक कॉकरोच वेंट से बाहर आ रहा था जिसे देखकर फ्रैंक को बाहर निकलने की उम्मीद मिल जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रैंक की मुलाकात 2 भाई से होती है जिनका नाम जॉन और क्लेरेंस होता है। वो फ्रैंक को पहचान लेते हैं क्योंकि वो सब आखिरी बार एक साथ जेल में थे, इसीलिए यहाँ पर अब जॉन और क्लेरेंस उससे फ्रेंडली बात करते हैं और कहते हैं कि एल्केट्राज़ से आज तक कोई भी जिंदा नहीं भाग पाया। अब फ्रैंक इस जेल की सिक्योरिटी को तोड़कर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि वो इतिहास रचना चाहता था, इसीलिए वो अपना काम शुरू कर देता है और भागने की तैयारी में लग जाता है। जब वह गार्ड के आने की आवाज़ सुनता तो नेल कटर को अपनी बाइबल में छिपा देता और बुक पढ़ने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग ला रही थी, सेल की सीमेंट कमजोर हो रही थी। अगले दिन इंग्लिश और चार्ली से मिलने के लिए उसके घर वाले आते हैं। इंग्लिश को अफसोस था कि वो अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सका। वहीं इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली की वाइफ उससे कहती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है,
इस बात से चार्ली को बहुत इच्छा होती है अल्काट्राज से भागने के लिए। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय फ्रैंक चार्ली और जॉन से कहता है कि समुद्र के पानी और हवा ने जेल की दीवार को कमजोर कर दिया है, जिससे वो वेंटिलेशन ग्रिल की सीमेंट को तोड़कर वहां से भाग सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी फ्रैंक कहता है कि क्लैरेंस कपड़ों की धुलाई का काम करता है, वो हमारे लिए रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा लाएगा, जिसकी मदद से फ्रैंक लाइफ जैकेट बना सकता है। सभी प्लान पर भरोसा करते हैं और एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस बार फ्रैंक के साथ चार्ली भी था और वो गार्ड्स पर नजर बनाए रखा था। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर फ्रैंक अपना काम कर रहा था, लेकिन नेल कटर बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और प्रेशर की वजह से फ्रैंक की उंगलियां भी जख्मी हो गई थी। तो अगली सुबह इस समस्या के बारे में वो अपने साथियों को बताता है, पर तुरंत ही उसकी नज़र उसके हाथ में चम्मच पर पड़ती है और वो तुरंत ही अपने जूतों से रगड़कर चम्मच को गंदा कर देता है। इसके बाद वो गार्ड से चम्मच के लिए कंप्लेन करता है और गार्ड फिर उसकी कंप्लेन को सुनता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन भी उसके साथ जाता है और जब यहाँ पर फ्रैंक गार्ड से चम्मच मांग रहा होता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन गार्ड का ध्यान भटका देता है और इसी दौरान फ्रैंक एक चम्मच चुरा लेता है। लेकिन फ्रैंक को पता था कि ये सब काफ़ी नहीं था, इसीलिए वो लिटमस से बाकी चीज़ें मांगता है। इसके बाद फ्रैंक चम्मच और कटर को तोड़कर एक साथ जोड़कर एक बड़ा हथियार बना लेता है। उसी दौरान अचानक गार्ड आ जाता है, जिसे चार्ली नोटिस नहीं कर पाता। ठीक समय पर बीच में इंग्लिश आ जाता है और इसी दौरान चार्ली तुरंत फ्रैंक को अलर्ट कर देता है, जिससे फ्रैंक तुरंत ही सब कुछ छिपा देता है, जिससे गार्ड को उस पर कोई शक नहीं होता। फ्रैंक को पता चलता है कि वेंट में स्क्रू लगे थे, जिसके लिए उन्हें एक नए टूल की जरूरत है। फ्रैंक जब भी बाहर जाता तो सीमेंट को चुपके से बाहर फेंक देता था। कारपेंटर के काम के दौरान हम देखते हैं कि फ्रैंक चुपके से एक शार्प टूल बना लेता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर से छुप के उस टूल को ले जाना सबसे बड़ा काम था, इसीलिए वो एक और टूल बनाता है। जब डिटेक्टर में अलार्म बजता है तब वो चुपचाप से मेटल को निकाल कर गार्ड को दे देता है, लेकिन उसने पहले ही एक मेटल अपने जूते में छिपा लिया था। जल्दी ही वो अपने सेल में जाकर मेटल की मदद से ग्रिल को खोल देता है, जिसके पीछे एक पाइपलाइन थी। लेकिन वहां से भागने के लिए फ्रैंक को सटीक प्लान बनाना होगा, इसीलिए वह पेपर की मदद से फेक हेड बनाता है। जॉन बार्बर शॉप से उसे बाल लाकर दे देता है और चार्ली कुछ पेंट। अब उसके पास सब कुछ था, वो तुरंत ही फेक हेड बनाने में लग जाता है और उसे अपने बिस्तर पर रख देता है ताकि गार्ड को लगे कि फ्रैंक सो रहा है। ऊपर जाने पर उसे पता चलता है कि ऊपर लगे लोहे की दरवाजे की ऊंचाई ज्यादा थी, इसीलिए वो अकेले उस तक नहीं पहुंच सकता था। इसी दौरान फ्रैंक की सेल के पास एक गार्ड आ जाता है। उसे कुछ अजीब लगता है, पर किसी तरह फ्रैंक खुद को बचा लेता है। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली सब कुछ बताते हैं कि कल उनके साथ क्या हुआ था। तब जॉन और क्लैरेंस कहते हैं कि अब उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद वो सभी भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात होते ही चार्ली और जॉन लोहे के दरवाजे के पास चले जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि अभी उन्हें कुछ और सामान की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए फ्रैंक म्यूजिक क्लास से एक फैन चुरा लेता है और अपने साथ बॉक्स में रखकर चला जाता है। वो उस फैन की मदद से एक ड्रिल मशीन बनाते हैं और लोहा काटने लगते हैं। शोर सुनकर गार्ड को शक होता है, पर वो इसे इग्नोर कर देता है। अब उनका रास्ता एकदम साफ था। वक्त आ गया था दुनिया की सबसे सेफ जेल अल्काट्राज को तोड़कर भागने का। पर ट्यूसडे की सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान हम देखते हैं कि वार्डन नोटिस करता है कि फ्रैंक डॉग की याद में अपने टेबल पर एक फूल रखा था, जिसे देखकर वार्डन मसल देता है। लिटमस को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो वार्डन पर झपटता है, पर उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद वार्डन फ्रैंक के सेल की तलाशी लेता है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो फ्रैंक और चार्ली के सेल को बदलने को कहता है, लेकिन गार्ड उससे कहता है कि इसके लिए एक दिन का समय लगेगा। और इधर वॉल्फ फ्रैंक पर फिर से हमला करने आ जाता है, पर इंग्लिश उसे देखते ही पकड़ लेता है। और रात होते ही फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस प्लान के हिसाब से पाइपलाइन के पास मिलते हैं, पर चार्ली को वहां से भागने में काफी डर लग रहा था, जिस बात से वो काफी नर्वस हो जाता है और अपने ही सेल में रह जाता है। लेकिन वो तीनों प्लान के हिसाब से छत तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे सर्च लाइट से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। पर इसी दौरान हम देखते हैं चार्ली फिर से भागने की सोचता है, पर वह अकेला पाइपलाइन तक नहीं पहुंच सकता था। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस तीनों ही आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो गार्ड की नज़र से छुपकर आगे की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही वो बाउंड्री को क्रॉस करने जाते हैं, तभी उन्हें एक बड़ी सी पाइप क्रॉस करनी पड़ती है और उसे क्रॉस करने के बाद वो जेल की बाउंड्री पर चढ़ जाते हैं और एक एक करके जेल की दीवार को कूदकर चले जाते हैं। और जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचते हैं, तब अपनी लाइफ जैकेट को निकाल लेते हैं और उसमें अपने आप से ही मुंह से हवा भरकर उसे फुला देते हैं और अपनी अपनी लाइफ जैकेट को लेकर समुद्र में घुस जाते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि गार्ड जब उसके सेल के पास आता है, तब यहाँ पर वो फ्रैंक को सोता
हुआ देखकर उसके सेल के अंदर जाकर उसके कंबल को हटाता है, पर वहाँ पर फेक हेड को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद वार्डन चारों तरफ उनकी तलाशी करता है, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसे पता था कि वो तीनों तैरकर भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब गार्ड उससे कहता है कि वो डूबकर मर गए होंगे, तब उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और जेल की रेपुटेशन बचाने के लिए वो यह झूठी खबर फैला देता है कि वो तीनों पानी में डूबकर ही मर गए। पर सालों ढूंढने के बाद उनकी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सच्ची घटना पे बनाई गई ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप सभी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।